हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। आज से हम जावा 8 फीचर्स का भी सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जो है देखते हैं कि जावा 8 में कौन से न्यू फीचर्स आए हैं, जावा 8 का यूज़ क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो अभी देखिए, नियर अबाउट 2011 से लेके 2012-13 तक जो मार्केट था, वो मार्केट न जावा के लिए अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग जो है जावा से अदर लैंग्वेजेस में मूव हो रहे थे। तो इस ड्यूरेशन में जो था ना, पाइथन पाइथन को बहुत स्कोप मिल रहा था। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज में जो फीचर्स उन्होंने न्यूली ऐड किए थे, तो उसकी वजह से पाइथन बहुत फेमस हो रहा था। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन एक जो फीचर था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ में था, वो था फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ऑलरेडी मतलब बहुत पुरानी कंसेप्ट है, जो पहले ही लैंग्वेजेस में है, जैसे सी लैंग्वेज में है, सी प्लस प्लस में है, और पाइथन में है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये ऑलरेडी है। लेकिन ये जो ना फीचर था, ये जावा में नहीं है। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये फिर इस ईयर के अंदर ये जो पाइथन था पूरा मार्केट कैप्चर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो पाइथन का कोड लिखना पड़ता है, वो कोड बहुत न कम लिखना पड़ता है। मतलब जहाँ पे आप जावा में हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए भी अगर बोलो, तो आप मान लो कि क्लास बनाने का एक लाइन लिखोगे, उसमें ये मेन मेथड का एक लाइन लिखोगे, हेलो वर्ड का एक लाइन लिखोगे, और करली ब्रैकेट्स वगैरह वो सारे पकड़ के कम से कम 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो पाइथन वही कोड सिर्फ एक लाइन में लिख देता है, आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना हो तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स भी अगर टास्क करने हैं, वहाँ पे जावा में बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन वही कोड जो है पाइथन बहुत कम लाइंस में कंप्लीट कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि कम कोड लिखना है, सेम टास्क परफॉर्म होने वाला है। तो फिर ये सब सोच के लोग क्या कर रहे थे, जावा से पाइथन पे माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस फिर पाइथन में बनने लगे थे। तो ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जावा का जो मार्केट है वो डाउन हो रहा है, तो फिर उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया इन ईयर्स के अंदर ही। और 2014 के अराउंड उन्होंने जावा का न्यू वर्जन लॉन्च किया, जो था जावा 1.8। ठीक है, तो जावा 1.8 में कुछ इन्होंने न्यू फीचर्स ऐड किए। ओके, तो ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स पाइथन की तरह ही है, मतलब पाइथन में जो फंक्शनलिटी है, तो वैसे ही कुछ फंक्शनलिटी इन्होंने ऐड करने की कोशिश की। मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग बनाने की कोशिश की जावा को, जिसमें हम भी क्या कर सकते हैं, अभी बहुत सारा कोड एक लाइन में राइट कर सकते हैं, मतलब विद इन अ लाइन बहुत सारा कोड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम भी इतना क्या है, जैसे पाइथन वर्क करता है वैसे ही कम कोड के अंदर वही काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले जो 10 लाइन का कोड लिखना था, वहाँ पे 3-4 लाइन के कोड में ही अभी काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे कुछ इन्होंने फीचर्स इसमें ऐड किए हैं जेडीके 1.8 में। ओके, तो ये नियर अबाउट 2014 में आया है। तो अभी जो है लोग ये फीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, कम कोड लिखना पड़ता है। काम तो पहले जैसा ही होता था, जावा 7 में जैसे कोड लिखते थे और काम होता था, सेम वही काम होता है। लेकिन जावा 8 से क्या हो जाएगा कि आप कम लाइन ऑफ कोड लिखोगे और वही आपको मतलब फंक्शनलिटी मिलेगी। तो इसलिए जो है जावा 8 को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हम वही देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स उसमें आए हैं। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू को भी जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द फीचर्स अवेलेबल इन जावा 8, या फिर एक्सप्लेन जावा 8 फीचर्स, ऐसे करके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीचर्स ऑफ जावा 8। तो जावा 8 में कौन से फीचर है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर इसमें आता है, तो वो है लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला फीचर कौन सा है, लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये सबसे पहला फीचर।
दूसरा जो है, दूसरा फीचर इन्होंने इतना बनाया है वो है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस बनाया। उसके बाद तीसरा जो बनाया है वो है डिफ़ॉल्ट मेथड। अब हम जावा के इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड भी ऐड कर सकते हैं, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद में स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड मतलब ये हम फीचर्स देखने वाले हैं, कौन से हैं। तो जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का फीचर उन्होंने ऐड किया है, फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड ऐड कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेसेस। ओके, तो कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस भी हम देखने वाले हैं जो प्री डिफाइन है, जैसे कि प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बोल के है, सप्लायर है, सप्लायर, उसके बाद में कंज्यूमर है और फंक्शन है। तो ऐसे कुछ ये भी फीचर उन्होंने ऐड किए हैं। तो ये वाले हम देखने वाले, ये प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस उन्होंने ऐड किए हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मेथड रेफरेंस क्या होता है। मेथड रेफरेंस, तो ये हर एक एक फीचर हम पढ़ने वाले हैं, सारा पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेथड रेफरेंस, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। ओके, मेथड रेफरेंस है, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस है, और हम इसमें और भी पढ़ेंगे जैसे कि स्ट्रीम एपीआई। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, स्ट्रीम एपीआई। तो इस पे ही आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्ट्रीम एपीआई के साथ साथ और एक है डेट एंड टाइम एपीआई, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट एंड टाइम एपीआई। और फिर पढ़ेंगे हम फॉर ईच मेथड, जैसे आप फॉर लूप यूज़ करते हो या फिर एनहांस फॉर लूप यूज़ करते हो, वैसे ही फॉर ईच मेथड ही देखेंगे, इसमें हम कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। और है ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास कैसे यूज़ करना है वो एक देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कलेक्टर्स क्लास एक होता है, कलेक्टर्स क्लास। तो हम इसमें हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, और ये प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, मेथड रेफरेंस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस ये कैसे यूज़ करना है, और यहाँ पे जो है स्ट्रीम एपीआई का यूज़ कैसे किया जाता है, डेट एंड टाइम, फॉर ईच, ऑप्शनल क्लास और कलेक्टर्स, इतने टोटल 12 फीचर्स हम देखेंगे। ओके, तो आपको जो अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा 8, तो आप ये नाम बता सकते हो। ओके, कि ऐसे ऐसे फीचर्स है उसमें। तो फिर वहाँ पे ये आपको आगे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज़ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे एक एक करके अभी आपको सारे फीचर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज देखते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी मान लो कि हमें क्या करना है, जावा में कोई भी मेथड अगर लिखना है, ठीक है, तो मेथड कैसे हम लिखेंगे। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ड के लिए मेथड लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, या फिर उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हेलो वर्ड लिख देते हैं, या फिर जावा में कोई एक क्लास बनाया तो क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, सिर्फ मेथड लिखता हूँ। तो मेथड कैसे लिखते हैं हम जावा में, हम लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, और यहाँ पे मेथड को मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ऐसे मैंने नाम दे दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, करली ब्रैकेट देके यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अभी
इसको हमें लैम्बडा एक्सप्रेशन में राइट करना है। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो ठीक से समझ के लो। तो सबसे पहला पॉइंट है लैम्बडा एक्सप्रेशन इज अ, देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है एनोनिमस मेथड होते हैं, ठीक है। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन इज अ एनोनिमस मेथड, यहाँ पे, हाँ, तो ये एनोनिमस मेथड होते हैं। तो एनोनिमस मेथड मतलब कौन से मेथड, मीन्स इट डजंट हैव, ध्यान से देखो, एनोनिमस मेथड मतलब इट डजंट हैव नेम। ओके, मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, मेथड नेम, मतलब इसको मेथड नेम नहीं होगा। ओके, पहली बात। तो अब मेथड नेम नहीं होगा तो फिर इसको हम बनाएंगे कैसे वो देखो, वो भी आपको बताता हूँ। देखो एनोनिमस मेथड मतलब क्या है कि लैम्बडा एक्सप्रेशन ये खुद एनोनिमस मेथड होता है, मतलब इसको मेथड नेम नहीं होता है। मतलब इसको ही हम कैसे करेंगे, यही मेथड मैं लेता हूँ, इसको लैम्बडा एक्सप्रेशन में देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेथड नेम नहीं होगा मतलब ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यही है हमें मतलब यही प्रिंट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेथड नेम नहीं होता है इसको। उसके बाद में रिटर्न टाइप नहीं होता है, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इतना क्या है, तो वॉइड, हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है फंक्शन में। तो फिर ये इसको भी हटा देता हूँ, रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। उसके बाद में एंड एक्सेस मॉडिफायर। तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर इतना दिखाई इतने दे रहा है, ये वाला, ये पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी आएगा तो वो भी नहीं होगा। मतलब ये पूरा एनोनिमस मेथड होता है। एनोनिमस मेथड मतलब ऐसा कि जिसको कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब जिसको नाम नहीं है तो फिर वो एनोनिमस हो गया, मतलब वो उसको कोई नेम वगैरह नहीं होता है। ऐसे ही इसको रिटर्न टाइप भी नहीं होता है और मॉडिफायर भी नहीं होता है। तो ये टोटल क्या होगा, लैम्बडा एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो सब पूरा ये हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये जो ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट आएगा। अगर इसमें कोई आर्गुमेंट होंगे तो हम वो आर्गुमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल कोई आर्गुमेंट नहीं है तो फिर हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये देना पड़ता है। तो ये हो गया एनोनिमस मेथड। पहला उसका रूल यही है कि अगर आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखना है किसी फंक्शन के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी। उसका नाम हटाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप हटाना पड़ेगा, मॉडिफायर हटाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो। उसके बाद सेकेंड चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ, वी नीड टू यूज़ एरो सिंबल। ओके, ये सिंबल यूज करना पड़ता है बिटवीन बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स। ये जो राउंडेड ब्रैकेट है ना, तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स एंड ये करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। उसको उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेथड बॉडी लिख सकते हैं, मेथड बॉडी। तो मेथड बॉडी मतलब कैसे, जैसे देखो ये फंक्शन में कैसे लिखा है, ये करली ब्रैकेट के अंदर ये कोड लिखा गया है ना, तो ये मेथड बॉडी है। तो ये मेथड बॉडी और आर्गुमेंट के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला सिंबल यूज करना पड़ता है, एरो वाला। तो सेकेंड रूल यही है उसका। पहला रूल है कि वो एनोनिमस मेथड है इसलिए सारा चीज़ आपको हटाना पड़ेगा। सेकेंड है बॉडी पार्ट और आर्गुमेंट के बीच में आपको एरो सिंबल देना है, ठीक है। ये इतना यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वो लैम्बडा एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरो सिंबल देता हूँ और ये करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट मतलब ये बॉडी रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आप मेथड इस तरीके से लिख रहे थे, सेम वही काम लैम्बडा एक्सप्रेशन में ऐसे किया जाता है। ओके, एनोनिमस मेथड आएगा, उसके बाद में यहाँ पे एरो देना पड़ेगा और ये मेथड बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये सारा कोड लिख सकते हो। ओके, और एक चीज़ है कि अब देखो ये उसका प्रॉपर सिंटैक्स है। हाँ, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ सिंटैक्स किसका, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है, राउंडेड ब्रैकेट रहेगा, इसमें आपको आर्गुमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इतना क्या करना है, एरो देना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर मेथड बॉडी रहेगा, मेथड बॉडी, ठीक है।
तो ये उसका सिंटैक्स है, तो ऐसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो इसमें हम और भी एग्जांपल देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। अब देखो, जब आपका मेथड बॉडी एक लाइन होगा सिर्फ, ओके, तो एक लाइन है तो आप इसको भी हटा सकते हो, मतलब करली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है अगर एक लाइन होगा तो। लेकिन एक से ज़्यादा लाइन है तो फिर आपको करली ब्रैकेट देने पड़ेंगे। ओके, मतलब ये ऐसे देखो, ये आपका मेथड ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और भी वहाँ पे देखेंगे कि और किस तरीके से लिख सकते हैं। अभी सेकेंड एग्जांपल, मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई एक नंबर है, चेक करना, वो न चेक करना है कि नंबर, मान लो कि हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर प्रिंट कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक, ओके, ये हमें स्क्वायर रिटर्न करेगा इंट। तो मैं यहाँ पे इतना लिखता हूँ फाइंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड स्क्वायर, और इसमें हमें वो नंबर मिलने वाला है, ठीक है, मतलब पहले हमने वो ब्लैंक रखा था ब्रैकेट, इस बार आर्गुमेंट पास करते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपल उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा। स्क्वायर कैसे मिलेगा, x इंटू एक्स अगर करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और वो उसको रिटर्न कर देगा। तो ये मेथड है हमारा, इसको हमें लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला मेथड नेम नहीं रहेगा, रिटर्न टाइप नहीं रहेगा और मॉडिफायर नहीं रहेगा, हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एरो देना पड़ता है, एरो दे दिया, और यहाँ पे क्या है, इसका मेथड बॉडी रहेगा, ओके। तो अभी यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखो, जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ओके, रिटर्न करनी है, तो हम अगर अभी यहाँ पे ये एक ही लाइन है, तो आप बोलोगे ये एक लाइन है तो फिर करली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, करली ब्रैकेट हटा देंगे। तो जब करली ब्रैकेट आप हटाओगे, ओके, लेकिन आप अगर रिटर्न लिखा है आपके पास, तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देना स्टार्ट करेगा वो। तो जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है, तो आपको अगर करली ब्रैकेट नहीं देते हो तो रिटर्न हटा दो। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ऐसे हम क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट अगर नहीं देते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक रिटर्न होती है, ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी, करली ब्रैकेट नहीं देंगे, ओके। तो करली ब्रैकेट नहीं देना है तो आपको रिटर्न वर्ड नहीं लिख सकते, रिटर्न वर्ड हटाना पड़ेगा। मतलब वो बहुत छोटा कोड होगा, देखो ये कोड कितना होगा और ये कोड कितना है, और इसमें भी और भी कम होगा, वो भी बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है कि हमने इसको बोला है कि इंट टाइप का वैल्यू आने वाला है, तो इसमें टाइप भी नहीं चलता है, तो हम टाइप भी हटा देंगे। ये टाइप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि इसका टाइप क्या रहेगा, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा, ओके। तो आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हो, टाइप नहीं दे सकते उसका, इसका नेम, रिटर्न टाइप और मॉडिफायर ये सारा हटाना पड़ेगा। और अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है और वो सिंगल लाइन है तो आप सिंपल सा करली ब्रैकेट हटा दो, और रिटर्न ये कीवर्ड भी हटाना है, तो वो रिटर्न अगर लिखा तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन आपको अगर लग रहा है नहीं मुझे रिटर्न लिखना ही है, तो अगर रिटर्न लिखना है तो आप करली ब्रैकेट यूज़ करके रिटर्न लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे इतना कोड लिख सकते हो, करली ब्रैकेट लिखो तो आप रिटर्न यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर रिटर्न ये वर्ड नहीं यूज़ करना है तो आप सिंपल इसको हटा दो, ये पूरा देखो ये इतना सा कोड बन गया, ये आपका जो है स्क्वायर फाइंड करने का, तो इतना सा कोड बन गया है, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत कम कोड में ये राइट कर सकते हैं। मतलब इसका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का मेन पर्पस यही है, आप कोड को कंसाइज कर सकते हो, मतलब बहुत कम लाइन ऑफ कोड में आपका टास्क कंप्लीट कर सकते हो, ओके। और एक एग्जांपल देखेंगे, मान लो कि मुझे क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है। तो दो नंबर का एडिशन करना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पब्लिक, ये क्या करेगा, वो दो नंबर का एडिशन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इसका एक काम करते हैं, दो नंबर का एडिशन रिटर्न न करने से, ओके ठीक है वही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड, यहाँ पे ये दो नंबर का एडिशन रिटर्न करेगा, इंट ए कॉमा इंट बी,
यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका एडिशन हम प्रिंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी ऐसे करके उनका एडिशन प्रिंट कर देगा। अब इसको ही हम कैसे इतना लिखेंगे हमारे लैम्बडा एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हटानी है, ये तीनों चीज़ें हटने के बाद हमारे पास बचा क्या, तो ये ब्रैकेट बचा है। तो मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे मान लो कि टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी। लेकिन हमने देखा अभी कि आर्गुमेंट के टाइप भी नहीं चलते हैं, तो टाइप भी हटाने पड़ेंगे। तो ये मैंने टाइप भी हटा दिए, मतलब सिर्फ ए कॉमा बी इतना ही रहा। उसके बाद क्या देना पड़ता है, एरो सिंबल, एरो देना है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एरो दे दिया, और ये क्या है, उसका बॉडी है। तो बॉडी मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, तो ये बॉडी के अंदर ए प्लस बी। मतलब देखो आपका जो कोड है कितना छोटा हो जाता है। तो ये कोड को लेस कोड राइट करने के लिए या फिर कोड को कंसाइज करने के लिए हम लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ये समझ में आ गया, मतलब ये लिखने का तरीका है उसका। लैम्बडा एक्सप्रेशन के फंक्शंस ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो याद रखो लैम्बडा एक्सप्रेशन ये क्या है, एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, जो क्या करता है, एनोनिमस मतलब क्या है, जिसे कोई नाम नहीं होता है। ओके, उसको हम रिटर्न टाइप भी नहीं लिखेंगे और एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं लिखेंगे। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो ये लैम्बडा एक्सप्रेशन उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, एनोनिमस फंक्शन लिखने के लिए। अभी अ, अब हम क्या देखेंगे इसमें, सेकंड चीज़ हमने देखा कि इसमें क्या किया जाता है कि जो आर्गुमेंट्स है और मेथड बॉडी है, इसके बीच में हमें एरो का सिंबल यूज़ करना पड़ता है। तो ये उसका सिंटैक्स है। ओके, एरो सिंबल यूज़ करने का। और एक चीज़, अभी ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज़, चलो हमने देख लिया कि कैसे इसको लिखा जाता है, लेकिन ये यूज़ कहाँ पे किया जाएगा। तो याद रखो जो भी है फंक्शनल इंटरफेस हम बनाएंगे आगे। ओके, देखो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस वाला कंसेप्ट है ना, ये टोटल। ओके, ये फंक्शनल इंटरफेस। तो इस फंक्शनल इंटरफेस में हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, याद रखो ये यहाँ पे हम इंटरफेस में इतना क्या करते थे, इंटरफेस, मैंने ए नाम का इंटरफेस बना लिया। इसमें हम क्या करते थे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ कि पब्लिक वॉइड, और मैंने इतना लिख दिया है शो। ओके, तो ये वाला मैंने मेथड लिख दिया है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ऐसा अब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी लिखना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसका यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि ये प्रिंट हेलो वर्ड है ना, तो मैंने ये इसको क्या किया, ये मेरा प्रिंट हेलो वर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसको मुझे क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जावा में, मैंने क्लास बी बनाया है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है ए नाम के इंटरफेस को, मतलब ये इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उस मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब ये यहाँ पे मेथड सिर्फ हम डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, मतलब उसका बॉडी पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये वाले मेथड का, ओके, मतलब जो भी इंटरफेस होगा वो इंटरफेस का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम लिखेंगे, तो ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये वाला इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। ओके, तो कौन से इसका इम्प्लीमेंटेशन आप लिख सकते हो, तो फंक्शनल इंटरफेस का हम इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ओके, ये इंटरफेस जैसा है ना, फंक्शनल इंटरफेस भी वैसा ही होगा, सिर्फ उसमें एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, तो वो फंक्शनल इंटरफेस बन जाएगा। ओके, लेकिन याद रखो जैसे ये इंटरफेस था, इसको हम इनहेरिट करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर जो भी फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं उसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन राइट करते हैं, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन राइट करने के लिए ही लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। ओके, फंक्शनल इंटरफेसेस के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए, ये चीज़ याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड implementation of
देखो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। किसका इम्प्लीमेंटेशन? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस which has which has फंक्शनल इंटरफेस। मतलब जो इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट करने के लिए इसका यूज करेंगे। और एक काम क्या है, एंड टू कंसाइज द कोड, मतलब कम कोड लिखने के लिए, कोड को छोटा करने के लिए। ओके, तो कोड को कंसाइज करने के लिए और जो भी फंक्शनल इंटरफेस होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो अगर इंटरव्यू में कोई बोलता है कि व्हाट इज़ लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो आप उसको बताओ कि लैम्बडा एक्सप्रेशन इज़ अ एनोनिमस फंक्शन, मतलब उसको नेम नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। उसको यूज़ करने के लिए एरो सिंबल का यूज़ करना पड़ता है आर्गुमेंट और मेथड बॉडी के बीच में। और इसका यूज़ लैम्बडा एक्सप्रेशन का कब किया जाता है, तो हमें फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है और कोड को कंसाइज करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, और ये इसका सिंटैक्स है। तो ऐसे करके आप उसको इतना भी अगर बता दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है। ओके, ये समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल अगर देना है तो आप इस तरीके से ये वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, या फिर ये ऐड वाला एग्जाम्पल बता दो। ओके, तो ये है हमारा लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये समझ में आ गया। ओके, तो अब जो है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। ये हमारा ये पहला पॉइंट होगा। तो आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं, क्योंकि इसका यूज़ क्या है कि फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन राइट करना। तो अब हम देखेंगे कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस, तो देखो फंक्शनल इंटरफेस, ये जो नॉर्मल इंटरफेस हमने लिखा है ना, ऐसा ही होता है फंक्शनल इंटरफेस। ओके, लेकिन क्या इसमें कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल इंटरफेस में आप जो है कितने भी मेथड लिख सकते हो। मान लो कि प्रिंट हेलो वर्ड 1, प्रिंट हेलो वर्ड 2, प्रिंट हेलो वर्ड 3, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप एक इंटरफेस में लिख सकते हो। तो ये नॉर्मल इंटरफेस है। लेकिन जिस इंटरफेस के अंदर ओके ओनली वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक मतलब एक ही चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस बन गया। ओके, लेकिन क्या है कि इसको उन्होंने क्या किया, और अच्छे से डिनोट करने के लिए, मतलब मेरा जो ये इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस ही है, ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अनोटेशन भी बनाया हुआ है। तो आप उस इंटरफेस के ऊपर अगर ऐसे लिख दो कि फंक्शनल इंटरफेस बोल के ऐसे अगर लिख दो, तो ये फंक्शनल इंटरफेस कंसीडर किया जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे आई और एफ ये कैपिटल है। ओके, तो फंक्शनल इंटरफेस ये वाला अनोटेशन अगर यूज़ कर दोगे उस इंटरफेस पे, तो ये कंपाइलर को बताएगा कि ये वाला इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है और इसमें एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। अगर अभी आप क्या कर सकते हो, अनोटेशन दिया है और फिर यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको एक्सेप्शन देगा कि ये जो है फंक्शनल इंटरफेस है और इसमें एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे गए हैं, तो उसकी वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, याद रखो, वो क्लियर मैसेज देगा आपको कि मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड आर यूज इन फंक्शनल इंटरफेसेस बोल के। ओके, तो ये जो चीज़ है, तो इस अनोटेशन की वजह से क्लियर पता चल जाएगा कंपाइलर को कि फंक्शनल इंटरफेस है, इसमें सिर्फ एक मतलब एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड चलेगा। अगर मान लो कि मैं एक भी अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखता हूँ, ओके, मतलब ऐसे ही इसमें इतना क्या है, अभी देखो हम इसमें नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मेथड मतलब डिफ़ॉल्ट मेथड, तो यहाँ पे मैंने मान लो कि क्या है, कोई डिफ़ॉल्ट मेथड लिख दिया या फिर नॉर्मल मेथड लिख दिया है। मैं अभी फ़िलहाल राइट नहीं करूँगा, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट मेथड जब देखेंगे उस टाइम पे मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें मान लो कि मेथड है अवेलेबल, ओके, डिफ़ॉल्ट मेथड अवेलेबल है। तो अगर इसमें डिफ़ॉल्ट मेथड अवेलेबल है लेकिन मैंने कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखा है,
और मैंने यहाँ पे इंटरफेस का बोला है कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, मतलब ये अनोटेशन यूज़ किया है, तो फिर कंपाइलर यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन देगा कि फंक्शनल इंटरफेस है लेकिन इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डिफाइन है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा ही नहीं है, फिर भी फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन से इसको डिनोट किया गया है, तो ये गलत है। तो ऐसे करके वो आपको एक एक्सेप्शन देगा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, याद रखो कि अब मान लो कि अगर मैं फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन हटा देता हूँ और इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखता हूँ तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या फिर इसमें क्या है, मल्टीपल अगर हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं अनोटेशन हटा देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंटरफेस में आप कितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो, ठीक है, चलता है उसे। लेकिन अगर उसको अभी देखो एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये नॉर्मल इंटरफेस भी है, उसके साथ साथ फंक्शनल इंटरफेस भी है, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि अनोटेशन तो दिया नहीं, तो अनोटेशन ये ऑप्शनल है, दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है। तो अब नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी मान लो कि आज ये इतना फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कल किसी ने अगर दूसरा अगर मेथड ऐड कर दिया तो उसका जो फंक्शनल इंटरफेस की जो फंक्शनलिटी थी वो हट जाएगी, तो ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा अभी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, स्ट्रिक्टली बताना है कि ये फंक्शनल इंटरफेस ही है, तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे इतना क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन के साथ। तो जैसे ही आप फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन के साथ क्या करते हो, इसको डिनोट करते हो, तो फिर ये कंपाइलर को पता चलता है कि ये फंक्शनल इंटरफेस ही है, इसमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ नहीं कर सकते, अगर किया तो फिर वो एक्सेप्शन देना स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया फंक्शनल इंटरफेस क्या है। तो फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जिसमें एक मतलब एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। तो अभी इसके लिए इतना देखो, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, एन इंटरफेस which has सिंगल या फिर ओनली वन, ऐसे आप लिख सकते हो, सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं सैम, SAM। आपको ये भी कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज SAM इन जावा 8, तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो SAM मतलब सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो SAM पूछ रहा है मतलब फंक्शनल इंटरफेस के बारे में ही पूछ रहा है। तो एन इंटरफेस विच हैज़ अ सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस, तो उसे हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया फंक्शनल इंटरफेस मतलब क्या है, जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो फंक्शनल इंटरफेस होता है। तो इसको डिनोट करने के लिए जावा प्रोवाइड्स अनोटेशन, ठीक है, जावा ने क्या किया है, एक अनोटेशन प्रोवाइड किया है। अनोटेशन कौन सा वाला, @फंक्शनल इंटरफेस टू डिनोट द इंटरफेस इज एन फंक्शनल इंटरफेस। ओके, तो ये फंक्शनल इंटरफेस है टू डिनोट फंक्शनल इंटरफेस। तो देखो, जावा प्रोवाइड्स अनोटेशन @फंक्शनल इंटरफेस टू डिनोट द इंटरफेस इज एन फंक्शनल इंटरफेस। ओके, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, चलो स्ट्रिक्टली टू डिनोट फंक्शनल इंटरफेस बोल के। ओके, तो देखो ये क्या है, ये जो अनोटेशन इन्होंने दिया है तो ये स्ट्रिक्टली बताएगा कि ये जो इंटरफेस है फंक्शनल ही है, इसमें आप एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते।
तो जब भी आप फंक्शन इंटरफेस लिखोगे, ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि आप उसमें क्या करो, ये अनोटेशन यूज़ करते जाओ। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो इसके लिए अगर एग्जाम्पल बोला जाए तो ये वाला एग्जाम्पल बता देना कि मान लो कि हमने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस लिखा है। ओके, यहाँ पे इंटरफेस ए और उसमें ये वाला मेथड हमने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। ओके, तो इसको मैं ये 1 हटा देता हूँ। तो ये फंक्शनल इंटरफेस यहाँ तक क्लियर हो गया। फंक्शनल इंटरफेस कैसे ये करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसके अंदर ना देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये सारा चीज़ इसको हटा देता हूँ। तो हम प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि ये यूज़ कैसे करते हैं। मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन प्लस फंक्शनल इंटरफेस। मैंने जैसे बोला कि लैम्बडा एक्सप्रेशन क्यों यूज़ होता है, फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम वो प्रोग्राम वाइज देखेंगे कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है। ओके, वो उतना सारी चीज़ आप देखते हैं। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जावा का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो 1। ये सारा सेलेक्टेड है। ये मॉड्यूल वाला यहाँ पे हटा दिया गया है, मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना है हमें। ठीक है, सिंपल। देखो, ये वाला प्रोजेक्ट बन गया है हमारा। तो इसमें मैं एक पैकेज बना देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे कॉम डॉट चाणक्य प्रोग्रामिंग डॉट जावा 8। ओके, तो जावा 8 के हम इसमें फीचर्स राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी एक क्लास बनाता हूँ, तो जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो ये क्लास रहेगा हमारा test1। ओके, जिसमें हम फंक्शनल इंटरफेस राइट करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक इंटरफेस बनाने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे एक, जिसका नाम रखेंगे ए। ध्यान से देखो, ए नाम रखा है। और इसमें हम एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, पब्लिक वॉइड प्रिंट, या फिर इसको थोड़ा अलग नाम दे देंगे प्रिंट हेलो। तो ऐसे मैंने लिख दिया कि प्रिंट हेलो वाला एक मेथड है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बताना है स्ट्रिक्टली कि ये जो है ये फंक्शनल इंटरफेस है बोल के। ओके, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे @ यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस बोल के लिखना पड़ेगा। तो इसका जो है एक पैकेज है। तो ये क्या होता है, फंक्शन वाले पैकेज में होता है। तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.function, और उसके अंदर ये इंटरफेस अवेलेबल होता है, तो वो ऐड करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो, मैंने ये ऐड किया है यहाँ पे। ओके, सॉरी, ये देखो, ये लैंग में है, वो फंक्शन वाला इंटरफेस होता है वो यूटिल में। तो ये देखो, ये जावा लैंग फंक्शन इंटरफेस, ये लैंग पैकेज में है। तो ये इसलिए यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि लैंग पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन से डिनोट किया है, एक ये इतना मेथड डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस तैयार हो गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन राइट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे राइट करते हैं, तो जावा 7 के हिसाब से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि हमने क्लास भी लिया है, उसको इम्प्लीमेंट्स किया है। ठीक है, और यहाँ पे किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम ए वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखो, ये बी के नीचे क्या है, ये एरर बता रहा है। ओके, बी के नीचे एरर आ रहा है। तो ये बोल रहा है, अगर उस पर कर्सर लेके जाओगे तो ये बोलेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो देखो, वो मेथड जो है ओवरराइड हो गई, मतलब वो मेथड यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये हमने इंटरफेस लिखा है। ओके, और यहाँ पे हमने इतना बोला है कि इसको इम्प्लीमेंट करो बी क्लास में इम्प्लीमेंट कर लिया, और ये मेथड को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं system.out.println। ओके, तो हम यहाँ पे system.out.println लिख देंगे, और उसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो, सिंपल। ओके, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो एक इंटरफेस बनाया, एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया। ये जावा 7 के अंदर कैसे होता था उस हिसाब से हमने बनाया। तो इसको हम 8 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा।
यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ता है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन वाला भी मेथड लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेथड लिख दिया। अब इसको जो है कैसे हम रन करेंगे, मतलब ये एक्सेस कैसे करेंगे इसको। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, इसलिए उसको इनहेरिट करके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा इसके अंदर, बी के अंदर। तो क्लास बी के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमें क्लास बी के ये वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब बी क्लास का। तो क्लास का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू और क्लास का नाम, राउंडेड ब्रैकेट देंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसके मेथड को कॉल कर सकते हो। तो कौन सी मेथड है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है प्रिंट हेलो, तो प्रिंट हेलो मेथड को हम कॉल करते हैं। तो ये मैंने सेव कर लिया। ओके, इसको रन करते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एज में जाएंगे और जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे कंसोल में आउटपुट देखो हो गया यहाँ पे प्रिंट हेलो। ओके, मतलब ये वर्क कर रहा है ठीक से। हम अगर आपने जावा के अंदर देखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लास का नाम ले रहे हैं ना, तो ये जो होता है ये रेफरेंस होता है। तो हमने क्लास का नाम एज अ रेफरेंस लिया है और ये न्यू कीवर्ड से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस को हमने असाइन किया है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसका जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट, तो पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें पेरेंट कौन है, तो ए है, ए ये पेरेंट है क्योंकि उसको इनहेरिट करके ये वाला लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते ए का, क्योंकि इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन उसका रेफरेंस जरूर बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे ए का रेफरेंस है और बी का ऑब्जेक्ट है, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी चलता है। तो ए के रेफरेंस से मैंने क्या किया है, इसको कॉल किया है। अभी सेव करते हैं और इसका मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा आउटपुट चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि वो सेम प्रिंट हो गया। तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो ये डॉट वाला हेलो प्रिंट होगा। ओके, मतलब ऐसे भी वर्क कर रहा है वो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा है। ओके, इम्प्लीमेंट न किया है, तो जावा 7 में ऐसे करना पड़ता है। तो इसको ही हम जावा 8 मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन से कैसे लिख सकते हैं, तो वो देखेंगे अभी। लैम्बडा एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखते हैं, तो देखो ध्यान से। फिर हमें इस इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हाइड कर देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए। ये वाला भी मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, ये भी नहीं चाहिए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो इंटरफेस है, मतलब जिस इंटरफेस का आपको इम्प्लीमेंटेशन बनाना है उस इंटरफेस का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं रेफरेंस बोल के बोल देता हूँ, या फिर वहाँ पे जो भी आपको नाम देना होगा रेफरेंस का दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या इतना करना है, सिंपल सा इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन राइट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे राइट करेंगे, जैसे मैंने बताया लैम्बडा एक्सप्रेशन में नाम नहीं चलता है। ओके, ये रिटर्न टाइप नहीं चलता है, मॉडिफायर नहीं चलते, तो ये तीनों अगर हटा दिया जाए तो क्या बचा, सिर्फ ये राउंडेड ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये राउंडेड ब्रैकेट। फिर क्या लिखेंगे हम, एरो सिंबल। ओके, फिर क्या देंगे, करली ब्रैकेट। और इस करली ब्रैकेट के लास्ट में मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। और इधर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और इसमें मैं इतना लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे मैं लिखता हूँ। ओके, तो देखो ये इतना इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिखा एक लाइन में और ये इसको असाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे पता है, इस रेफरेंस का यूज़ करके M1 को कॉल करोगे। ठीक है, M1 को कॉल करोगे। तो M1 को, सॉरी M1 नहीं, वो क्या है, प्रिंट हेलो को कॉल करोगे, जो हमारे मेथड का नाम है प्रिंट हेलो। ओके, उसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंट हेलो को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रिंट हेलो को कॉल कर रहे हैं इस रेफरेंस का यूज़ करके, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे लिखा गया है, तो इसके अंदर है अवेलेबल। मतलब हमने क्या किया, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बनाया
और उसको रेफ के अंदर स्टोर कर दिया, मतलब ये इंटरफेस के अंदर स्टोर कर दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो आप यहाँ पे रेफ डॉट प्रिंट हेलो को कॉल करोगे तो वो इस इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करेगा। तो अब वो इस इम्प्लीमेंटेशन को ही क्यों कॉल करेगा? यहाँ पे अगर दो और दूसरे मेथड होंगे तो देखो दूसरे मेथड हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस है, तो इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाएगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन इसी मेथड का होगा, उसको पता है। मतलब एक ही अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप लिखोगे वो इम्प्लीमेंटेशन इसी मेथड का होगा। इसलिए आप जब भी इसको कॉल करोगे तो वो इसी इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करेगा वो, क्योंकि उसको पता रहेगा कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने की वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन उसका ही है। ओके, तो अब मैं अगर इसको क्या कर दूँ, रन कर देते हैं तो हम आउटपुट चेक करते हैं कि आता है क्या। देखो ये हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मतलब इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, अब देखो आपका कोड यहाँ पे कितना था, ये कम से कम देखो 3 4 5 6 लाइन ये राइट करने पड़ते थे, तो ये 6 लाइन का टोटल कोड हट गया। मतलब देखो ये इतना ही कोड लिखना पड़ा। ये 2 लाइन यहाँ पे लिखने थे, यहाँ पे भी वही 2 लाइन का कोड हमने राइट किया है। तो आपको फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो कोड है वो कंसाइज हो जाता है, मतलब कम कोड में ही आपको वो काम कर सकते हो। ओके, तो ऐसे करके हम फंक्शनल इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं क्या करता हूँ और एक एग्जांपल बताता हूँ, तो आप भी अलग अलग एग्जांपल लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे और भी एग्जांपल देखेंगे इस पे। ओके, तो और एक नया एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एडिशन करना है हमें 2 नंबर का, तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, उससे पहले इतना थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। देखो मैंने अगर मान लो कि इसके अंदर एक से ज़्यादा मेथड लिखे हैं, मतलब एक तो है उसके अंदर, यहाँ पे मैं और एक लिख देता हूँ 2, लिख दिया ये। तो ये देखो ये यहीं पे एरर बता रहा है। क्या बोल रहा है कि फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन दिया है इज़ नॉट फंक्शनल इंटरफेस, लेकिन ये इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो लिखा है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि ये क्या है, फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन। ठीक है, ए इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, ए ये जो है फंक्शनल इंटरफेस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड राइट किया। अभी ये हटा दिया, देखो ये वर्क कर रहा है, ये फंक्शनल इंटरफेस है। अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो यहाँ पे ये फिर से ये एरर देगा, बोलेगा कि इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस, ए इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। ओके, मतलब इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड चलता है, एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते। क्लियर? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं test2। तो इस test2 क्लास में हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे @functional interface। ओके, यहाँ पे इंटरफेस और इधर लिखेंगे ऐड इंटरफेस। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक, और बोलेंगे कि यहाँ पे रिटर्न करो वैल्यू ऐड, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट x कॉमा इंट y। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू दे दिए हैं। अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन राइट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेन मेथड लिखा है। तो जैसे मैंने बताया कि हम कैसे लिख सकते हैं, तो इंटरफेस का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने इंटरफेस का नाम लिखा, यहाँ पे उसका रेफरेंस बनाना पड़ता है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो रेफरेंस के लिए, तो मैंने ओबीजे दे दिया। उसके बाद हमें अभी क्या करना है, इसका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखना है। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि ये एनोनिमस फंक्शन होते हैं, तो इसके अंदर हम इसका नाम, रिटर्न टाइप और ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिख सकते। तो बचा क्या, ये ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में कितने आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है, तो हम यहाँ पे वो 2 आर्गुमेंट राइट करेंगे ब्रैकेट में। लेकिन
आर्गुमेंट का भी हम टाइप नहीं दे सकते, आर्गुमेंट का टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कितना लिखना पड़ेगा, सिर्फ x, y, बस इतना ही। और ये वेरिएबल है, ये कुछ भी नाम ले सकते हो, ए बी लो, एम एन लो, ठीक है, जो लेना है वो ले सकते हो नाम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो राइट किए दो वेरिएबल, यहाँ पे एरो का सिंबल दे दिया है, और मैं इसको करली ब्रैकेट दे देता हूँ। और ये क्या है, रिटर्न करने वाला है ना, वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो मैंने करली ब्रैकेट दिया है तो मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो क्या रिटर्न करूँगा, मैं x प्लस वाई को रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पे लास्ट में इसको सेमीकोलन हो गया। तो अब मैं ओबीजे यूज़ करके अगर ऐड को कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं सेंड करूँगा 20 और यहाँ पे 3, और इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये वैल्यू रिटर्न होगी ना मुझे, तो रिटर्न होगी तो ये किसी ना किसी इसमें आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सेव। अब देखो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, वो एडिशन करके वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो वैल्यू यहीं पे आएगी, और यहाँ पे आने के बाद में प्रिंट हो जाएगा वो। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन 23 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने करली ब्रैकेट दिया तो हमें रिटर्न लिखना पड़ा। अगर मान लो कि करली ब्रैकेट मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब ध्यान से देखो, करली ब्रैकेट मैंने हटा दिया और मैंने रिटर्न लिखा है, तो ये दो सेमीकोलन भी नहीं चलेंगे, अब एक ही। तो रिटर्न लिखा है तो देखो एरर दे रहा है, नहीं जा रहा है। क्या बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर ऑन टोकन्स मिसप्लेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है कि लिखने नहीं दे रहा है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, देखो चला गया एरर। मतलब अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या है, मल्टीपल लाइन है, ये एक लाइन होगा तो ऐसे लिख दो, मल्टीपल लाइन है लेकिन आपको वैल्यू भी रिटर्न करनी है, कर्ली ब्रैकेट में लेना है, तो उस टाइम पे आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पहले लिखा था कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तो वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न करनी है और सिंगल लाइन है तो आप ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मेथड बनाने के लिए आपको 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है वो आपका सिंगल लाइन में होता है। ओके, तो ये कोड कंसाइज करने के लिए ही हम लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो अब ये मेथड हम कितने टाइम भी कॉल कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, और 2 टाइम कॉल करता हूँ, यहाँ पे 20-30 भी सेंड करता हूँ, या फिर यहाँ पे 13 सेंड कर देता हूँ। इसको हम सेव कर लेंगे और एक बार फिर से रन करके चेक करेंगे। तो आपने जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है तो आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये 20 और 3 23 बता रहा है, 20-30-50 आ रहा है, उसके बाद में 20-13-33 आ रहा है। ओके, तो ये जो है ये हमारा लैम्बडा एक्सप्रेशन है, ये जो राइट साइड में लिखा है ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है। इसका यूज़ क्यों होता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए। अभी देखो यहाँ पे जो भी दो वैल्यू पास किए जाएंगे वो वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से पास किए गए हैं ये वैल्यू ऑटोमेटिक इसको पता चलेगा कि इंटीजर वैल्यू ही है, तो वो उस इंटीजर वैल्यू का एडिशन कर देगा। अब मान लो कि मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ABC, तो देखो ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसको पता है वहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। देखो बता रहा है द मेथड ऐड क्या करने वाला है, इंट वैल्यू चाहिए उसको इन द टाइप ऐड इंटरफेस के अंदर, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट्स इंट स्ट्रिंग। इंट और स्ट्रिंग के लिए ये मेथड नहीं बनाया गया है, ये मेथड बनाया गया है दो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक फाइंड होगा, और एक मेथड होने की वजह से कंपाइलर को हमेशा यही पता चलता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा गया है ये उसी मेथड के लिए है। ओके, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा एक से ज़्यादा मेथड हम नहीं लिख सकते और कम भी नहीं लिख सकते। यहाँ तक ओके है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। ओके, थैंक यू।